नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। साथियों, हम शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन श्रृंखला के आज के 12वें व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम एक नया बिंदु जो कि सीटेट में भी आधारभूत रूप से विद्यमान है और बीएड के पाठ्यक्रम में भी तमाम विश्वविद्यालयों के प्रायः द्वितीय अनुमिति में यह है। स्वयं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जो अधिगम विकास का मनोविज्ञान इस दूसरे प्रश्न पत्र के द्वितीय बिंदु का आरंभ यहीं से होता है और सीटेट को आधारित करके हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। वंशानुक्रम और वातावरण इस विषय में जानने से पूर्व कल के 11वें व्याख्यान के विषय में एक क्वेरीज आई थी, एक प्रश्न आया था, तो संक्षिप्त रूप से उसका समाधान करते चलें। साथियों, कल के जो मुख्य बिंदु था, टॉपिक था, वो उपचारात्मक शिक्षण था और उपचारात्मक अध्ययन विधि जो शिक्षा मनोविज्ञान की एक अध्ययन विधि है उसको आधारित करके कल का वीडियो बनाया गया था। लेकिन अंग्रेजी में इस उपचारात्मक अध्ययन विधि को क्लिनिकल मेथड कहते हैं, क्लिनिकल स्टडी बुक कहते हैं। क्लिनिकल को जब अंग्रेजी में क्लिनिकल का अर्थ हम निकालते हैं तो कहीं ना कहीं डायग्नोसिस निकलता है। डायग्नोसिस का अर्थ होता है निदान अर्थात कारण को जानना। इसी क्रम में हमने क्लिनिकल मेथड को कारण के पहचान के रूप में परिभाषित किया है और उपचार का भी अर्थ हम थोड़ा सा अनवधानता के कारण हमने उसी कारण के रूप में परिभाषित कर दिया है। लेकिन आप स्पष्टता समझें, निदान का अर्थ होता है कारण को जानना और उपचार का अर्थ होता है समस्या का समाधान, अर्थात जो कारण पता चल गया उस कारण का यथोचित समाधान करना। हम अंग्रेजी में क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्लिनिकल मेथड पढ़ रहे हैं। क्लिनिकल का अर्थ होता है डायग्नोसिस करना, समस्या के बारे में निदान करना, समस्या का कारण जानना। हाँ, हिंदी में जरूर उसको उपचारात्मक विधि के नाम से संबोधित किया जाता है और उपचार का जो अर्थ है वह है ग्राह्य होगा यहाँ पर कारण का यथोचित समाधान। ये 11वें व्याख्यान का था। आइए अब हम आगे आज के पाठ्यवस्तु के विषय में चर्चा करेंगे। आज का पाठ्यवस्तु में दो मुख्य बिंदु हैं, एक तो वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। मनुष्य जो कुछ भी है, जैसा भी उसका शारीरिक आकार प्रकार है, जैसी भी उसकी बुद्धि है, जैसा भी उसका क्रियाकलाप है, जैसा भी उसका व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को कल हमने समझा ही था। व्यक्तित्व क्या है? शारीरिक और मानसिक गुणों का एक गतिशील संगठन, इसी को व्यक्तित्व कह रहे हैं। तो जो कुछ भी उसका एक आधारभूत शारीरिक आकार प्रकार है, उसकी क्रिया शैली है, कार्य करने की, क्रियान्वित करने की, किसी भी क्रिया व्यवहार की जो प्रकृति है, यह सब कुछ उस व्यक्ति के वंशानुक्रम और वातावरण के आधार पर पता चलता है। हेरिडिटी जो शब्द है, वंशानुक्रम, यह मूलतः जो है प्राणी शास्त्र का विषय है, जो जंतु विज्ञान का विषय है, जीव विज्ञान का विषय है। और वहां से जब शिक्षा मनोविज्ञान में इस विषय को ले आया जाता है, तब यहाँ पर सिर्फ जो अधिगमार्थी है उसके विकास क्रम के संदर्भ में उसके वंशानुक्रम का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ स्पष्टता इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, वंशानुक्रम से हम मूल जीव विज्ञान के सभी सिद्धांतों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, अपितु एक अधिगमार्थी, एक अध्येता, एक छात्र है, उसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंस, एक छात्र में जो वैयक्तिक भिन्नता दिखाई दे रही है, जिसके कारण हमारे तमाम साथी और हम स्वयं अपनी कक्षा में अलग हैं। सभी हमारे साथी हमारे जैसे नहीं हैं, वो चाहे अध्ययन करने का हो या हमारा शारीरिक सौष्ठव हो, शारीरिक क्रियाकलाप, बौद्धिक जो क्षमता है, जो हमारी अर्जित करने की अभिक्षमता है, योग्यता है, ये तमाम चीजें हम सभी को अलग कर रही हैं। हमारे साथियों से हमें और हमें सभी साथियों को अलग अलग रूप से अभिव्यक्त कर रही हैं। इन अभिव्यक्ति का जो कारक है, जो कारण है, वो हमारे और हमारे साथियों का अलग अलग वंशानुक्रम है। और दूसरा एक कारक और है जो सामाजिक कारक है, और वह है वातावरण। देखिए, जितना वंशानुक्रम कारक है, जितना
जो है प्रभावी है, ठीक उतना ही प्रभावी वातावरण ही है। उदाहरण के लिए वंशानुक्रम क्या है? जैसे एक जगह पर एक गमले में आप फूल लगाते हैं, तो फूल में जिस चीज का पौधा लगाए हैं उसी का फूल खिलेगा। और वातावरण क्या है? उनकी जैसी जैसी सिंचाई देख रेख करेंगे उस प्रकार के उसमें जो है फूल नजर आएंगे। उदाहरण के लिए आप और आपके दोस्त दोनों एक ही नर्सरी से 2 पौधे ले आइए, उन पौधों को अपने अपने घर पे लगा लीजिए। जिस प्रकार का आप पोषण देंगे उसी प्रकार के उसमें पुष्प आएंगे। अर्थात आपके घर का पुष्प और आपके साथी के घर का पुष्प अगर दोनों को बराबर देखभाल नहीं हो रहा है तो दोनों अलग अलग से दिखाई देंगे। तो इसलिए वंशानुक्रम और वातावरण ये एक तो जीव शास्त्रीय प्राणी शास्त्रीय विषय के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, लेकिन हमें मूल जीव विज्ञान के सिद्धांत को न पढ़ करके एक अधिगमार्थी अध्येता के वंशानुक्रम के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे, यह स्पष्ट करें। दूसरा वातावरण है। वातावरण एक सामाजिक पृष्ठभूमि जिसमें अधिगमार्थी का विकास होता है, जिसमें छात्र का विकास होता है, उसके बारे में जानेंगे। आइए क्रमशः इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले वंशानुक्रम को देखते हैं। वंशानुक्रम क्या है, फिर वातावरण को देखेंगे। पहला बिंदु है वंशानुक्रम से आशय। मित्रों, वस्तुतः वंशानुक्रम कहते किसे हैं? तो इसके लिए एक समन्वित शब्द मेरे समझ से बेहतर होगा। हमने इसको परिभाषित करने के लिए का प्रयास किया और लिखा प्राणी के जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल ही वंशानुक्रम है। अब वैयक्तिक गुण कौन से हैं? वैयक्तिक गुण अर्थात माता पिता के द्वारा प्राप्त होने वाले व्यक्ति को जो गुण मिलते हैं वो वैयक्तिक हैं। वैयक्तिक उस व्यक्ति के अलावा वो गुण उसके दूसरे किसी व्यक्ति में नहीं मिल रहा है, दूसरे किसी भाई बहन में भी नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको वैयक्तिक गुण कह रहा है। तो प्राणी के मात्र का मैंने यहाँ चर्चा, प्राणी मात्र अर्थात चाहे वो मानव हो या पशु पक्षी, कोई भी जन्मजात रूप से उस व्यक्ति को जो भी वैयक्तिक गुण प्राप्त होते हैं जन्म के साथ ही, उन गुणों का, सभी गुणों का जो योगफल है, समन्वित स्वरूप है, उसको हम वंशानुक्रम कहेंगे। इस वंशानुक्रम की प्रक्रिया में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कुछ दैहिक एवं कुछ मानसिक गुण प्रदान किए जाते हैं। दैहिक गुण अर्थात शारीरिक विशिष्टता, शरीर की का बनावट, ढांचा, आकार प्रकार इत्यादि जो गुण है वो दैहिक गुण है। और दूसरे मानसिक गुण, उस व्यक्ति की मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, कार्य करने की क्षमता, अवस्थिति, तर्क करने की क्षमता, ये तमाम गुण जो है मानसिक गुण है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होने वाले दैहिक एवं मानसिक गुणों का जो योगफल है, यह वैयक्तिक रूप से एक ही व्यक्ति को मिला है। यहाँ वैयक्तिकता का इसीलिए बार बार प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि हर व्यक्ति अपने भाई बहनों के साथ रहकर भी अलग अलग होता है। आपने देखा होगा एक ही माता पिता के अगर 2 या 4 संतान हैं तो वो सभी का कार्य व्यवहार एक जैसा नहीं होता है, सभी देखने में भी कई बार एक जैसे नहीं होते हैं, आकार प्रकार भी सबका एक जैसा नहीं होता है, और कार्यशैली और मानसिक योग्यता तो प्रायः विभेद को जन्म देती। प्रायः दोनों में अंतर होगा ही। 2 बच्चे हैं तो दोनों 2 तरह के हो सकते हैं, 4 दूर हैं तो 4 तरह के हो सकते, इसीलिए यहाँ वैयक्तिक गुणों का योगफल है। और लिखा कि प्राणी शास्त्रीय, आगे लिखने से प्राणी शास्त्रीय विरासत को ही इस प्राणी शास्त्रीय अर्थात प्राणी शास्त्र में जिस विरासत की चर्चा की गई है, विरासत अर्थात बायोलॉजिकल हेरिटेज, जीव विज्ञान जो है इसको प्राणी शास्त्रीय विरासत नाम देता है, प्राणी शास्त्रीय बायोलॉजिकल हेरिटेज नाम दिया है। विरासत अर्थात विरासत के रूप में ये गुण अपने माता पिता से उसकी संतति को प्राप्त होते हैं, और इन्हीं गुणों को जब ये प्राप्त होने वाले गुण हैं जो क्रमशः हस्तांतरित होते हैं, दादा दादी से माता पिता में आए हैं, माता पिता से अग्रिम संतति को, अग्रिम से अग्रिम को फिर स्थानांतरित होंगे। जब ये क्रमबद्धता इनमें आएगी तो इसी क्रम को वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता अथवा आनुवंशिकता के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है मित्रों? एक बात आप अच्छी तरह पहले से आपने पढ़ा भी होगा, आप चाहे पशु का जनन तंत्र
तंत्र के बारे में पढ़े होंगे या मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़े होंगे। 9वीं कक्षा के विज्ञान की पुस्तकों से आरंभ हो जाता है। 9वीं 10वीं कक्षा में आपने मानव जनन तंत्र के विषय में और जनन प्रक्रिया के विषय में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो बहुत इसको गहराई से हम नहीं लेकर के एक सामान्य तौर पर इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि जीवन मानव का कैसे प्रारंभ होता है। तो जैसे माता पिता के संयोग से 23 गुण जो है हस्तांतरित होते हैं। ये युग्मक होते हैं, इनको गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। इन गुणसूत्रों में जीन्स विद्यमान होते हैं और युग्मक ये फिर माता पिता से अगली संतति को हस्तांतरित होते हैं संयोग की अवस्था में। उस समय इन 23 जो गुणसूत्र मिल रहे हैं, इन गुणसूत्रों में ही पितृक अर्थात जीन्स विद्यमान होता है और इसी से माता के और पिता के गुणों को उस आने वाली अगली संतति तक पहुंचाया जाता है, उन तक ये पहुंच जाता है और इसी प्रक्रिया को वंशानुक्रम की प्रक्रिया कहते हैं। अब यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिकों में, मनोवैज्ञानिकों में और शरीर वैज्ञानिकों में जो जीव शास्त्री हैं उनमें मतभेद है। कुछ लोग जो है वंशानुक्रम को ज्यादा उत्तरदायी मानते हैं और ज्यादा सबल पक्ष वंशानुक्रम का मानते हैं, अगले कुछ वातावरण का पक्ष सबल मानते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वास्तव में सबल है कौन, वंशानुक्रम या वातावरण, अर्थात प्रभाव किसका अधिक होता है, वंशानुक्रम का होता है या वातावरण का। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक खेत में एक गोभी का बीज और एक टमाटर का बीज लगाते हैं और खेत में मिट्टी एक जैसी है, परिपोषण देने वाले जो भी हम खाद, बीज, पानी इत्यादि वहां आरोपित कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, खाद दे रहे हैं, उन सभी का गुणधर्म समान है। फिर भी गोभी के बीज से हमेशा गोभी का पौधा जन्म लेगा और टमाटर के बीज से हमेशा टमाटर का पौधा जन्म लेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि वंशानुक्रम ही व्यक्ति का आधार है और सबसे प्रबल है, न कि वातावरण, क्योंकि वातावरण तो दोनों को एक जैसा मिल रहा है। फिर भी जन्म की क्रियाएं, जन्म बीज में जो ताकत है उसी के आधार पर हो रही है, अर्थात बीज जिस चीज का है उसी पौधे का जन्म हो रहा है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में वातावरण का कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि प्रबलता तो बीज की हो गई। तो कहते हैं कि नहीं, वातावरण का महत्व है। अग्रिम परिस्थिति में परिपोषण जैसा प्राप्त होगा वातावरण के द्वारा, वैसा ही गुण विकसित होंगे, अर्थात आधार तो विद्यमान रहेगा, पौधा तो जन्म ले लिया, लेकिन आगे परिपोषण जैसा होगा उसका, वैसा ही आगे की प्रक्रिया होगी। इसीलिए कई जो है मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अलग से इसको सोशियल हेरिटेज, सोशियल हेरिडिटी के नाम से कहते हैं कि सामाजिक विरासत है। जैसे बायोलॉजिकल हेरिटेज हो गया, प्राणी शास्त्रीय विरासत, वैसे ही सोशियल हेरिटेज, जिसको सामाजिक विरासत कह दिया। और जिस समाज की जो परंपरा है उसी समाज के में वो उसी वातावरण में वैसे ही गुण व्यक्ति को मिलते हैं। इसीलिए सामाजिक गुण अलग हो गया और वंशानुक्रम से मिलने वाला गुण अलग हो गया। इन दोनों का परस्पर तुलना करना यहाँ पर उचित नहीं है, क्योंकि एक का पक्ष दूसरा है, एक का पक्ष है क्या, बीज से पौधे का जन्म हो रहा है, इसलिए बीज में जो शक्ति निहित है उसी शक्ति के अनुरूप पौधे का जन्म होगा। दूसरा पक्ष है वातावरण। वातावरण जिस जैसा रहेगा उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर आएगा। अगर पौधों की सिंचाई न की जाए, खाद बीज समय से न दिया जाए, संरक्षण न किया जाए, तो उनका स्वरूप में बदलाव दिखाई देगा। जबकि जब जन्म हुआ था उस समय दोनों पौधे स्वस्थ रूप से जन्म लिए थे। इसलिए वातावरण और वंशानुक्रम, इन दोनों का ही महत्व है, दोनों का ही अपना अपना पृथक स्थान है, जाना जाता है। मित्रों, वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत हैं। सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि अलग अलग जीव शास्त्रियों ने वंशानुक्रम के ऊपर अलग अलग प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और निष्कर्ष निकाल करके यह बताया कि वंशानुक्रम अर्थात वंशानुक्रम में जो गुणसूत्रों का हस्तांतरण होता है वो कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, इन चीजों के बारे में। इसको
सिद्धांत है बीजकोष का सिद्धांत। बीजमैन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बीजमैन ने यह दिया था, बीजकोष के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि बीजकोष की एक परंपरा होती है जो कि कभी भी नष्ट नहीं होती। नष्ट नहीं होने के कारण हमेशा यह अनवरत रूप से, मूल रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, चलती रहती है। इन्होंने, बीजमैन ने क्या किया, चूहों पर प्रयोग किया था। और जब चूहे जन्म लेते थे तो चूहों के पूंछ काट देते थे। कुछ दिन वो चूहे बड़े होते थे, बड़े होकर के फिर उनकी संतति होती थी। जब वो संतति होती थी तो फिर उनके भी पूंछ होते थे, फिर अग्रिम उनके भी पूंछ काट दिए थे। ऐसे कई पीढ़ियों तक उन्होंने चूहों पर यह प्रयोग किया और यह देखा कि कई मतलब बेपूंछ वाले चूहों के भी जो संतति हो रही है उनके भी पूंछ हो रहे हैं। इस आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत रहता है वंशानुक्रम में। अर्थात वंशानुक्रम में जो गुण प्रथमतया हम में विद्यमान है, उसी गुणों का हस्तांतरण अग्रिम पीढ़ी में, अग्रिम पीढ़ी में, अग्रिम पीढ़ी में होता रहता है। इसका यह कभी मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर शराब पीने लगा तो शराब पीने से वो शराबी हो गया तो उसकी अगली संतति भी शराबी होगी, क्योंकि शराब पीना बाह्य जगत का, वातावरण का प्रभाव है। उसमें बीज रूप में अपने माता पिता से, शराब पीने वाले व्यक्ति में, शराबी में अपने माता पिता से बीज रूप में जो गुण सूत्र प्राप्त हुए थे, उन्हीं गुण सूत्रों का हस्तांतरण वो अग्रिम पीढ़ी में करेगा। अर्थात उसकी संतति में उन गुण सूत्रों का वो आधान करेगा। यह आवश्यक नहीं है कि उसकी जो पीढ़ी होगी आने वाली वो भी शराबी हो, शराब पीने वाली हो। बीजकोष के सिद्धांत के संदर्भ में एक चर्चा हम और यहाँ करना चाहेंगे, यमज की चर्चा करेंगे। यमज, समयमज और बंधु यमज, दो प्रकार के यमज होते हैं, ट्विन जिनको कहते हैं। अर्थात जब भी निषेचन की क्रिया होती है मानव की, तो उस समय ये जो गुणसूत्रों में से अलग अलग वाई और एक्स कैटेगरी आपको पता ही होगा। एक्स जो होते हैं महिला के होते हैं, एक्स और वाई पुरुष के होते हैं। और ये जाकर के जिसके साथ संपर्क स्थापित करते हैं वैसी संतति होगा। एक्स जाकर के एक्स के साथ मिलेगा तो लड़की होगी, और वाई जाकर के एक्स के साथ मिलता है वो फिर लड़के का जन्म होगा। और इस क्रम में कई बार एक अंडाणु में एक ही शुक्राणु जाकर के निषेचित करता है अंडाणु को, लेकिन कई बार यह अंडाणु विभक्त हो जाता है। विभक्त होने पे एक के बजाय दो भ्रूण वहां पर दो भ्रूण जो है पलना शुरू कर देते हैं, और आगे चल करके वो दोनों ट्विन के रूप में विख्यात होते हैं। तो बीजकोष के सिद्धांतों के आधार पर ही एक ही गुणसूत्र उन दोनों में पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो गुणसूत्र, अर्थात दोनों का कार्य व्यवहार। इसीलिए ऐसे बच्चे जो होते हैं वो प्रायः देखने में भी एक जैसे होते हैं। थोड़े बहुत अंतर होगा, कई बार यह अंतर नहीं भी होगा। क्यों? क्योंकि बीजकोष का निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि जो मूल गुण थे वह क्रमशः अग्रिम अग्रिम पीढ़ी में हस्तांतरित होते जा रहे हैं। दूसरा सिद्धांत है, सर फ्रांसिस गाल्टन थे, इनका बायोमेट्रिक सिद्धांत है। बायोमेट्रिक सिद्धांत ये बायोलॉजी के आधार पर प्रतिपादित किए और यह कहे कि आने वाली पीढ़ी में माता पिता के जो है वो आधे आधे गुण 1/4, एक चौथाई गुण मिलते हैं माता पिता के, और बाकी जो गुण होते हैं उनके फिर आने वाली जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके फिर 1/8 हिस्सा मिलता है। फिर उनके जो माता पिता थे उनके क्रमशः इन्होंने एक क्रम बताया, अर्थात माता पिता के आधे आधे गुण, दादा दादी नाना नानी के एक चौथाई गुण, फिर उनसे पहले उनके जो माता पिता थे, दादा दादी के माता पिता, फिर नाना नानी के माता पिता, उनके 1/8 गुण। ऐसे इन्होंने क्रम बताया कि ये पूरी परंपरागत रूप से गुणसूत्रों का हस्तांतरण हमें होता है। इसीलिए कई बार हमारे जो कार्य व्यवहार होते हैं हम देखते हैं कि बच्चे जो है माता पिता की तरह नहीं देख करके या क्रिया न करके अपनी पिछली पीढ़ी के तरह भी कार्य व्यवहार करते हैं। इस सिद्धांत को इन्होंने स्पष्ट किया फ्रांसिस गाल्टन ने, और इनके सिद्धांत का नाम है बायोमेट्रिक सिद्धांत। इसको भी आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा। और अगला तीसरा जो है मेंडल का वंशक्रम सिद्धांत है। मेंडल के मटर के दानों का प्रयोग, ये हमने बचपन में बहुत पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा। मटर के दानों पर इन्होंने प्रयोग किया, दो तरह के मटर के दानों को लिया।
एक जो है वो लघु प्रजाति के थे, दूसरे जो है दीर्घ प्रजाति के थे। इन दोनों को मिश्रित करके ये बोते थे। आगे बौनी प्रजाति वाले और कुछ लंबी प्रजाति वाले दोनों किस्म के मटर हुए। फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि लंबी प्रजाति वाले मटर ही इनके जो गार्डन में होते थे और बौनी प्रजाति वाले धीरे धीरे दब गए। इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो गुणसूत्र ज्यादा प्रभावी होते हैं उनका जो है संरक्षण प्रकृति करती है और जो कमजोर होते हैं उनको प्रकृति स्वतः ही धीरे धीरे नष्ट कर देती है। यही कारण है कि माता पिता के बच्चे जो होते हैं वो कई बार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे भी मूर्ख हो जाते हैं या उनके स्वभाव के विपरीत प्रतिक्रिया करने वाले हो जाते हैं, दिखाई देते हैं, प्रतिक्रिया करते भी हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय उन माता पिता का संजोग हुआ था उस समय उन पर जो परिस्थिति हावी थी उसी के अनुरूप गुणसूत्रों का आधान हुआ अग्रिम संतति में। इसीलिए कई बार हो सकता है कि दो बच्चे हों तो दोनों में एक प्रतिभाशाली हो सकता है और दूसरा जो है पिछड़ा हो सकता है। कारण क्या है? तात्कालिक परिस्थिति का प्रभाव। मेंडल ने यह बताया कि दोनों की प्रकृति ठीक थी, बौनी प्रजाति वाली के भी लंबी प्रजाति, लेकिन बौनी प्रजाति में धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और उसके जगह इसने अपना जगह बना लिया लंबी प्रजाति वाली। अर्थात जो मजबूत था उसका अस्तित्व रह गया, जो कमजोर था पहले से धीरे धीरे वो कम होता गया। यही कारण है कि व्यक्ति में भी वंशानुक्रम का जब हस्तांतरण होता है तो एक ही माता पिता के संतति अलग अलग स्वरूप में दिखाई दे देते हैं। चौथा सिद्धांत है यहाँ डार्विन का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत इसे कहते हैं। डार्विन का विकासवाद हम सभी जानते ही हैं। ये कहते हैं कि जैसे जैसे समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, मानव संघर्ष करता है, धीरे धीरे उसके कुछ गुणसूत्र विलुप्त हो जाते हैं और कुछ नई स्थितियां मिल जाती हैं। पता ही है आपको, इन्होंने यह माना है कि बंदरों से मानव का जन्म हुआ, मानव धीरे धीरे कार्य करता रहा और आवश्यकता अनुसार उसकी पूंछ जो है घिस गई और वो दो पैर पे खड़ा होकर के चलने लगा और कुछ नए गुण जो है बंदरों से विकसित होकर के मिल गए जो मानव के रूप में मिलते हैं। इनका विकासवादी सिद्धांत है। अगला लेमार्क है। लेमार्क का भी सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और इनका भी कहना था मुख्यतः कि व्यक्ति जो है वो जैसे जैसे उसकी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार उसके गुणसूत्रों में, कार्य प्रणाली में परिवर्तन होता रहता है। लेमार्क का कहना है कि जैसे जिराफ है, जिराफ की गर्दन जो है पहले छोटी हुआ करती थी, बाद में उसको अपना चारा खाने के लिए दूर तक गर्दन को खींचना पड़ा और खींचने खींचते धीरे धीरे गर्दन की जिराफ की गर्दन जो है वो लंबी हो गई। तो इन दोनों लोगों का यह विकासवादी सिद्धांत है। मित्रों, आपको है वातावरण। तो वातावरण से आशय क्या है? आखिर वातावरण और पर्यावरण ये दोनों शब्द प्रायः एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ हमने लिखा जन्म के उपरांत प्राणी मात्र को परिपोषित करने वाले बाह्य जगत के सभी कारक वातावरण में समाहित हो जाते हैं। तो बाह्य जगत के सभी कारक, अब एक चीज आप स्पष्ट रखिए कि व्यक्ति को परिपोषित करने में दो मुख्य कारक हैं, एक तो आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। आंतरिक कारक को वंशानुक्रम कहते हैं और बाह्य कारक को वातावरण कहते हैं। आंतरिक कारक में बीज से पौधे का जन्म लेना, बीज जैसा है जिसका है वैसा पौधा, उसी का पौधा जन्म लेगा। उदाहरण के लिए गोभी का बीज है तो गोभी का पौधा जन्म लेगा, गोभी के बीज से नीम का पौधा जन्म नहीं लेगा। दूसरा आ गया वातावरण, यह बाह्य कारक है, उस पौधे को जीवित रखने में और तदनुकूल गुण प्रदान करने में वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान है। वातावरण जैसा रहेगा पौधे में वैसे ही गुण विकसित होंगे, यानी उसका मूल आधार जो है वो जन्म मात्र से मानसिक और शारीरिक जो उसके गुण है। पौधा गोभी का पौधा है तो गोभी का पौधा काला जन्म नहीं लेगा, हरा रहेगा, वह उसका एक जो है सैद्धांतिक गुण है वो उसमें रहेगा। दूसरा गोभी का बीज था तो गोभी पैदा हुआ, यह उसका जो है आंतरिक गुण है और ये रहेगा। बाह्य गुण क्या है? उसको परिपोषित करने वाला वातावरण। जो भी बाहर से चीजें हम डाल रहे हैं, सिंचाई के लिए पानी, खाद, बीज, इन चीजों का प्रभाव उस पर पड़ेगा। इसीलिए हम देखते
हाइब्रिड बीज और पौधे तैयार हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो मूल था उस मूल को संक्रमित करके एक नए स्वरूप को जन्म दिया जा रहा है, नए वातावरण में उसको परिपोषित किया जा रहा है। और बीज में भी अब इस तरह की परिस्थिति आ गई है कि उसको भी हाइब्रिड बनाया जा रहा है, परिस्थिति के अनुसार बदला जा रहा है। ये बाह्य कारक है, उसके मूल स्वरूप को नष्ट करके बन रहा है। आप देखिएगा कि मूल स्वरूप जो है हाइब्रिड वाले कभी भी नहीं देख सकते हैं, न देखने में न कार्यशैली में, सब चीज में उनमें अंतर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बाह्य जगत के कारक हैं, आंतरिक कारक नहीं। तो आंतरिक कारक को वंशानुक्रम कहते हैं और बाह्य कारक को वातावरण कहते हैं। इस वातावरण को मनोवैज्ञानिकों ने सामाजिक वंशानुक्रम भी कहा है, ये सोशियल हेरिडिटी कहा है। सामाजिक वंशानुक्रम से तात्पर्य है एक तो व्यक्ति का वंशानुक्रम जो है उसका बायोलॉजिकल हेरिडिटी जो उसके वंशानुक्रम से गुणसूत्रों के आधार पर मिला था, इस बायोलॉजिकल हेरिडिटी को ही वंशानुक्रम कहते हैं, वंश परंपरा कहते हैं। दूसरा जो है सोशियल हेरिडिटी, सामाजिक वंशानुक्रम, ये बाह्य जगत का है और इसी को वातावरण कहते हैं। तो वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं। इन दोनों का आपस में तुलना करना व्यर्थ है, तुलना करना ही नहीं चाहिए। और दोनों में से कौन ज्यादा प्रभावशाली है यह भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक जो है मूल स्वरूप में बीज से पौधे को जन्म दे रहा है, उसके सभी गुण उसमें विद्यमान है जन्म तक। दूसरा जो है वो बाहरी तत्व है, वो हस्तक्षेप करके उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसकी कार्य पद्धति में परिवर्तन कर सकता है, स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है और बाकी उसके गुणों में बदलाव कर सकता है। पूर्णतः बदल नहीं सकता, लेकिन कुछ हद तक बदल करके स्वरूप को परिवर्तित करने का प्रयास कर सकता है। तो यह दो कारक हो गया व्यक्ति को या प्राणी मात्र को चलाने के लिए, एक आंतरिक कारक जिसको वंशानुक्रम कहते हैं, एक बाह्य कारक जिसको वातावरण कहते हैं। तो इस वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों से प्रश्नों का ज्यादा संबंध है और वस्तुतः ये शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिरुचि शब्द जहां भी प्रयोग होगा वहां मानव मात्र से प्रश्न करना है तो उसके वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित प्रश्न होंगे ही। तो साथियों, इस प्रकार हमने क्रमशः वंशानुक्रम और वातावरण इनका संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया है। एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि ये बिंदु स्वयं में वंशानुक्रम और वातावरण इतना विस्तृत है कि किसी एक व्याख्यान में समाहित करना बहुत मुश्किल है। फिर भी हमने इन मुख्य जो भी सिद्धांत हैं वंशानुक्रम के और वातावरण से जो भी आशय है उसको यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आपको एक और मैं सुझाव दूंगा कि इसको विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए आप एक बार 9वीं 10वीं के जो किताब है उनको भी पढ़िएगा, खासकर 10वीं का और 11वीं का जीव विज्ञान में एक बार पढ़ेंगे तो इन सिद्धांतों को और गहराई से अगर आपकी अभिरुचि होगी तो वहां से पढ़ सकते हैं। या फिर कुछ संदेह रहता है, ये आप अलग से चर्चा कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, फिर हम अग्रिम कक्षा में उसकी चर्चा करके फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वंशानुक्रम से संबंधित, वो संभवतः आप उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, मैं यह मानता हूं। फिर भी आपकी कोई संदेह रहता है, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले व्याख्यान में फिर हम मिलेंगे आपसे।